हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे हैं और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसका पहला टॉपिक लेते हैं हम मापन। मापन का अर्थ होता है मापना या नापना। प्राचीन समय से ही मनुष्य विभिन्न वस्तुओं को अपने हिसाब से नापता हुआ आया है। नापने का हमारा जो हमारा मानसिक एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसे, वह होता है तुलनात्मक अध्ययन। जैसे कि हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हम देखते हैं वह वस्तु हमारे हाथ को स्पर्श करने के पश्चात हमें जैसा महसूस होता है तो हम कहते हैं वो वस्तु ठंडी है अथवा गर्म है। वह कितनी ठंडी है अथवा कितनी गर्म है हम इसको सही सही हाथ से छू करके नहीं बता सकते। ठीक तुलनात्मक अध्ययन में हम एक और बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक कोई व्यक्ति है और वह किसी एक घर में जाता है और वो किसी बच्चे से पूछता है कि आपकी गुल्लक में कितने पैसे हैं। तो बच्चे के हिसाब से बच्चे का उत्तर होगा कि मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं। और यदि उसी गुल्लक के पैसों के संदर्भ में यदि उसके बड़े भाई जो कि लगभग 20-25 साल का हो, उससे पूछा जाए कि इस गुल्लक में कितने पैसे हैं, तो वो सीधा कहेगा इसमें बहुत कम पैसे हैं। तो बच्चे का उत्तर है बहुत सारे पैसे, बड़े का उत्तर है थोड़े से पैसे, क्योंकि वह अपने हिसाब से उस गुल्लक के पैसों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं तुलना कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो यदि हम उस पैसे को सही सही समझना चाहते हैं कि कितने हैं, तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, संख्या में निरूपित करना पड़ेगा। अब यदि हम मान ले कि उस गुल्लक के अंदर 500 रुपए थे, हम बच्चे से पूछे इसमें कितने पैसे हैं और बच्चा सही बता दे 500 रुपए हैं, तो जो पूछने वाला है उसको सही राशि का ज्ञान हो जाएगा कि इसके अंदर 500 रुपए हैं। बड़े से पूछे तो वो भी यदि यही उत्तर दे कि 500 हैं, तो भले ही बड़े के लिए वो 500 रुपए कुछ ना हो, छोटे बच्चे के लिए वो 500 काफी ज्यादा हो, लेकिन जो जानकारी ले रहा है उसके लिए दोनों तरफ से बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी जब उस गुल्लक के पैसों को हम आंकड़ों में व्यक्त करेंगे। तो हमारी जो फिजिक्स होती है यह किसी भी वस्तु को आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करने को ज्यादा विश्वसनीय मानती है, ज्यादा सार्थक मानती है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, मापना, मापन। अब मापे किस चीज को, हमारे अगल बगल जो भी चीजें हैं जिनको हम अंकों के रूप में नापना चाहते हैं, उन्हीं को हम, उन सबको हम कहते हैं राशियां, भौतिक राशियां। जैसे मान लो मेरे पास एक ये पेन है या मार्कर है, हम कहते हैं मुझे इसकी लंबाई को पता करना है कि ठीक ठीक कितनी है। तो यह जो पेन है इसकी जो लंबाई है, लंबाई अपने आप में एक राशि है। अब इस राशि को जब हम अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हम कहते हैं इसका सही प्रकार से हमने सार्थक रूप से, विश्वसनीय तरीके से इसका मापन कर लिया। तो हमें शब्द क्लियर हो गया। मापन का अर्थ है कि किसी भौतिक राशि को अंकों के रूप में प्रकट करना। अब हम कहते हैं कि कोई भी हम एक भौतिक राशि लें, हम बात कर रहे हैं भौतिक राशि, कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसको पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है उसका, जिसे हम कहते हैं मात्रक, और एक होता है उसका अंक। तो पहला हम समझते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक का अर्थ होता है कि किसी भी भौतिक राशि को हम अपनी सुविधा के अनुसार जो एक मानक पैमाना लेकर के नापते हैं उसे ही हम उसका मात्रक कहते हैं। मान लो मुझे इस पेन की लंबाई नापनी है, मैं इस पेन की लंबाई को नापने के लिए इंच का इस्तेमाल करता हूं, इंच टेप का इस्तेमाल करता हूं। तो यहां लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। अब हमने कहा इस लंबाई का मात्रक तो हो गया हमारा इंच, जो इसकी लंबाई हमने नापनी थी। तो मात्रक का अर्थ हमने क्या ले लिया, पेन के संदर्भ में मान लेते इंच ले लिया। अब हम कहें ये कितने इंच है, तो हम इसे नापेंगे ये 1 इंच का निशान यहां हो गया, 2 इंच यहां हो गया, 3 इंच यहां हो गया, 4, 5। तो हम देखते हैं जो हमने मात्रक लिया है वो इस भौतिक राशि यानी कि पेन की लंबाई में वह मात्रक कितने बार आ रहा है। तो
यहां से यहां तक की दूरी 1 इंच, फिर 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। यदि 5 बार आए तो हम कहेंगे वह जो अंक होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अर्थात अब मैं कहूं कि जो मेरे पास पेन की जो लंबाई आई है वह 5 इंच है, तो इसका अर्थ है यह पेन की लंबाई जिसको हम भौतिक राशि कह रहे हैं, इसमें दो बातें आ गई। यह जो 5 है यह तो अंक है, और यह जो इंच है यह हमारा क्या होगा, मात्रक होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को स्पष्ट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम यहां से आगे चलते हैं। हम कहते हैं कि विभिन्न समय पर संसारों में अलग अलग स्थानों पर वस्तुओं को नापने के लिए अलग अलग पद्धतियों का आविष्कार हुआ, और वह पद्धति सबसे ज्यादा सार्थक मानी गई, सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी गई, या सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, जिसका मानक या जिसके जो मात्रक थे वह इस प्रकार से थे कि वो स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होते थे, वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होते थे, वह सुविधाजनक रूप से आप उसको कभी भी प्राप्त कर सकते थे। तो यह जो बातें हैं कि हम कह सकते हैं कि जो समय के साथ परिवर्तित ना हो, जो हम कह सकते हैं जिसमें ताप और दाब का कोई प्रभाव ना पड़े मात्रक पर, या जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो यह जो गुण है यह वास्तव में मात्रकों के गुण हैं, उन मानकों के गुण हैं जो किसी एक स्थान पर या किसी एक देश पर या फिर संपूर्ण विश्व में जो प्रचलित होते हैं। तो हम कहते हैं प्राचीन काल का जो मानव था, मनुष्य था, उसने अपनी सुविधा के लिए वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए। जब उसे सूक्ष्म वस्तुओं को नापना होता था तो वह क्या करता था, अंगूठे का यहां से लेकर यहां तक की दूरी को उसने 1 इंच मान लिया। यह छोटी दूरियों को नापने के लिए, छोटी वस्तुओं को नापने के लिए वह इंच में नापने लगा। जब उसे थोड़ी बड़ी दूरियां नापनी पड़ी तो वह क्या करता था, फिट का इस्तेमाल करने लगा। 1 फिट यानी कि हमारा जो पंजा होता है, पांव का पंजा होता है, उसमें पंजे की जो पूरी की पूरी लंबाई थी उसको उसने क्या कह दिया, यह 1 फिट के बराबर है। तो इस प्रकार से उसने अपनी सुविधा से नापने के लिए अपने मानक तैयार किए। लेकिन उस समय के लिए वो मानक ठीक थे, लेकिन वर्तमान समय के लिए वो मानक उतने विश्वसनीय नहीं रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के यह जो अंगूठे की जो लंबाई होगी यहां से यहां तक की वह अलग अलग होगी। हर व्यक्ति के पांव के पंजे की जो लंबाई, जो उसने फिट जिसको कहा था, उसकी लंबाई अलग अलग होगी। अर्थात हमारे जो मात्रक है, जो मानक है, वह हमारा परिवर्तित हो रहा है। और हम विज्ञान में चाहते हैं कि एक ऐसा मात्रक, एक ऐसा मानक हो जो समय के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ परिवर्तित न हो, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मानक। तो प्राचीन समय पर भी विभिन्न स्थानों में, विश्व के विभिन्न देशों में कुछ पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया वस्तुओं को या भौतिक राशियों को नापने के लिए। उन पद्धतियों को हम प्रयोग में लाएंगे, पर उससे पहले हम एक और शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां, हम कहते हैं भौतिक राशियां मतलब जिस भी चीज को हम मेजर कर पाए, नाप पाए, अंकों में प्रदर्शित कर पाए, वो सब चीजें हमारी भौतिक राशियां होंगी। चाहे वो ताप हो, चाहे इस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल हो, या हम कह सकते हैं इस पेन की लंबाई हो, या इस पेन का आयतन हो, या मेरे शरीर का द्रव्यमान हो, या इस कमरे का तापमान हो, या हमारे वायुमंडलीय दाब हो। हम कह सकते हैं किसी हवाई जहाज की गति हो, किसी बॉल के चलने की जो वेग है उसकी बात कर सकते हैं। ये सब चीजें, कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप नापना चाहते हैं, वे सब भौतिक राशियां कहलाती। अब आती है मूल भौतिक राशियां कौन सी हैं। मूल भौतिक राशियों से तात्पर्य उन राशियों से है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। अर्थात वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर न करे, अपने पर आत्मनिर्भर हो, उसकी जानकारी के लिए हमें केवल उसी को ज्ञात करना हो, किसी अन्य राशि को ज्ञात न करना हो, ऐसी सभी भौतिक राशियों को हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां। और इनके जो मात्रक होते हैं उनको हम नाम देते हैं मूल मात्रक। तो जैसे हमने मूल भौतिक राशियों की परिभाषाएं दी है, वैसे ही हम मूल मात्रकों की भी परिभाषा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं वे मात्रक जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य मात्रकों की आवश्यकता न हो, ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे सभी मात्रक जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें किन्हीं अन्य
भौतिक राशियों की सहायता न लेनी पड़े, हमें उन पे डिपेंड न रहना पड़े, तो हम कह सकते हैं ऐसे जो मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। तो यह हमारी क्या होगी? मूल भौतिक राशियां और मूल मात्रक। अब जो प्राचीन समय पर जो मुख्य रूप से हम मात्रकों का इस्तेमाल करते थे वह हम करते थे यांत्रिकी के लिए। तो जो यांत्रिकी हमारी होती है, यांत्रिकी में मुख्य रूप से हम तीन मात्रकों का या तीन भौतिक राशियों का ज्यादातर बहुता इस्तेमाल करते हैं। पहली भौतिक राशि होती है जिसे हम कहते हैं लंबाई, दूसरी भौतिक राशि होती है जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान, और तीसरी भौतिक राशि जिसे हम कहते हैं समय। अर्थात यांत्रिकी की जितनी भी भौतिक राशियां हैं या यांत्रिकी से संबंधित जो अधिकतर भौतिक राशियां थी उनको हम पूर्ण रूप से व्यक्त केवल तीन मूल भौतिक राशियों अथवा इनके तीन मात्रकों की सहायता से व्यक्त कर सकते थे। तो इसमें पहली भौतिक राशि थी लंबाई, दूसरी भौतिक राशि थी द्रव्यमान और तीसरी भौतिक राशि थी समय। तो इन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न समय पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा इन तीन राशियों के लिए अलग अलग मूल मात्रकों की रचना की गई या इनको स्वीकार किया गया। अभी हमने इस बात पर चर्चा करी कि यांत्रिकी में अधिकतर भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम मुख्य रूप से तीन मूल भौतिक राशियों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भौतिक राशियां होती है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। हमने कहा विभिन्न देशों में इन तीन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमने अलग अलग मात्रकों का उपयोग किया है अलग अलग समय पर। तो हम उन्हीं पद्धतियों के बारे में चर्चा करते हैं, हम उन्हें पद्धतियां कहते हैं। तो सबसे पहली पद्धति आती है जिसे हम कहते हैं CGS पद्धति, या CGS सिस्टम भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें लंबाई के लिए और द्रव्यमान के लिए और समय के लिए तीन मात्रकों का उपयोग किया गया। तो लंबाई के लिए C मतलब सेंटीमीटर, लंबाई के लिए जो मूल मात्रक इन्होंने माना इस पद्धति के अनुसार वह लिया सेंटीमीटर। G मतलब ग्राम, यानी कि द्रव्यमान को नापने के लिए इन्होंने ग्राम का उपयोग किया मूल मात्रक के रूप में। और समय को नापने के लिए S यानी कि सेकंड का उपयोग किया गया। तो हम कह सकते हैं मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए, उस पद्धति को हम CGS पद्धति कहते हैं। दूसरी पद्धति इसके बाद आई जिस पद्धति को हम नाम देते हैं FPS पद्धति। कुछ देशों में इस पद्धति का काफी प्रचलन रहा। अभी भी वर्तमान में कई स्थानों पर कई चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? FPS पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो हम कहते हैं F यानी कि जहां लंबाई को F यानी कि फुट पे, दूसरा आता है P यानी कि जहां द्रव्यमान को पौंड में, और तीसरा आता है हमारा S यानी कि जहां समय को सेकंड में नापा जाए। तो हम कहते हैं मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में नापा जाए, ऐसी पद्धति को हम FPS पद्धति कहते हैं। अब हम समझेंगे ये फुट क्या चीज हुई और वर्तमान में इसका क्या उपयोग है। फुट, हमने कहा प्राचीन काल में मनुष्य धरती की लंबाई नापने के लिए एक पांव के पंजे का इस्तेमाल करता था, और उस पांव के पंजे को उसने नाम दिया फुट, जिसको इंग्लिश में पैर कहते हैं। तो उससे वो क्या करता था? भूमि को नापता था। तो वर्तमान समय में, क्योंकि उस समय तो हमने कहा कि अलग अलग व्यक्तियों के पंजे अलग अलग थे, तो वह इतना मानक नहीं माना गया, लेकिन बाद में इस फुट की भी एक निश्चित माप मान ली गई थी। और वर्तमान समय में एक फुट बराबर हमारा होता है 12 इंच के बराबर होता है, और इसी को हम कहते हैं, यह लगभग होता है 30.48 सेंटीमीटर, इसके बराबर होता है एक फुट। यदि हम पौंड की बात करें तो वर्तमान समय पर जो पौंड होता है वह लगभग
54 ग्राम के बराबर होता है। तो फुट 30.48 सेंटीमीटर या 12 इंच कह सकते हैं, और पौंड जो होता है 454 ग्राम के बराबर होता है। यहां पर हमने इंच की बात करी, हमने कहा इंच जो होता था ये अंगूठे की लंबाई को नापा जाता था, और इसको यदि इंच को भी यदि हम सेंटीमीटर में नापें तो हमारा 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इतने के बराबर लगभग क्या होता है, 1 इंच होता है। लगभग हम फुट को लगभग 30 सेंटीमीटर के बराबर मानते हैं और 1 इंच को लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर मापते हैं सामान्य मापों के लिए। वर्तमान में भी जमीनों को नापने के लिए वर्तमान में फुट जो पद्धति है, फुट जो हमारी लंबाई का मात्रक है, इसका भी उपयोग किया जाता है। पौंड का इस्तेमाल आपने देखा होगा, कभी आपने यदि ऊन खरीदी हो, वूल यदि हम लेंगे तो वहां पर उसकी जो द्रव्यमान लिया जाता है वो पौंड में लिया जाता है, और वह लगभग हम 450 ग्राम के लगभग लेते हैं, जबकि 1 पौंड का वास्तविक जो ग्राम के रूप में कन्वर्जन होता है वो 454 ग्राम के बराबर होता है। तो यह मात्रकों की दूसरी पद्धति थी। तीसरी मात्रकों की जो पद्धति थी, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, इस पद्धति को हम नाम देते थे MKS पद्धति। MKS पद्धति मात्रकों की वह पद्धति है जिसमें M यानी कि लंबाई को मीटर में, M यानी कि मीटर में, द्रव्यमान को K यानी कि किलोग्राम में, और तीसरा है S यानी कि समय को सेकंड में नापा जाता है। और यह पद्धति वर्तमान में भी चली रही है, अर्थात मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाए, ऐसी पद्धति को हम नाम देते हैं MKS पद्धति। वर्तमान समय पर, क्योंकि ये जो MKS पद्धति थी यह काफी एडवांस थी, ये सबसे बाद में आई, तो वर्तमान में इस MKS पद्धति को और ज्यादा विस्तारित किया गया और इसके स्थान पर एक नई पद्धति ली गई जिसे हम कहते हैं SI यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है इसका पूरा नाम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों के मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और इस पद्धति, यह जो सारी हमारी पद्धतियां थी, ये मूल रूप से यांत्रिकी पर बेस्ड थी, यानी कि यांत्रिकी के भौतिक राशियों को नापने के लिए जो मूल भौतिक राशियां ली गई वह लंबाई, द्रव्यमान, समय ली गई। लेकिन जो हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके अंतर्गत केवल इन 3 मात्रकों के अलावा भी अन्य बहुत सारी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों की श्रेणी में रखा गया। तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम SI सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कहा SI सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इस पद्धति का विकास हुआ MKS पद्धति के बाद में, जहां MKS पद्धति केवल यांत्रिकी के 3 भौतिक राशियों के 3 मूल मात्रकों को प्रदर्शित करती थी, वहीं यह हमारी SI सिस्टम 7 मूल भौतिक राशियां इसमें मानी गई और उनके 7 मूल मात्रक लिए गए। तो देखते हैं इसकी लिस्ट क्या क्या है। सबसे पहला हमारी भौतिक राशि जो आती है वह होती है हमारी लंबाई, और लंबाई का मूल मात्रक SI सिस्टम में MKS के समान ही लिया गया, मीटर। दूसरी भौतिक राशि ली गई जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान, और इसका मूल मात्रक लिया गया किलोग्राम। इसी प्रकार तीसरी भौतिक राशि की बात करें तो तीसरी भौतिक राशि हमारी होती है समय, और इसका जो मूल मात्रक लिया गया वह लिया गया सेकंड। चौथी भौतिक राशि ली जाती है जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो हमारा मूल मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। पांचवी भौतिक राशि हम लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी ताप, और ऊष्मागतिकी ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन।
छठवां हमारा होता है स्रोत की ज्योति तीव्रता। स्रोत की ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक होता है कैंडिला। और सातवां हमारा मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा। और इसका मात्रक हमारा होता है मोल। तो एसआई सिस्टम के अंतर्गत केवल 3 भौतिक राशियां नहीं लेकर के 7 भौतिक राशियां ली गई और उनके साथ ही मूल मात्रक लिए गए। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मात्रक छूट गए, कुछ भौतिक राशियों को स्पष्ट करना रह गया, इसलिए बाद में 2 पूरक मात्रक और लिए गए। पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रकों में पहला हमारा आता है समतलीय कोण। और इसका मात्रक हम लेते हैं रेडियन। और दूसरा हम पूरक मात्रक होता है हमारा जिसे कहते हैं घन कोण, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो हम कह सकते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुल 7 तो हम लेते हैं इनको मूल मात्रक। इन मात्रकों को हम नाम देते हैं मूल मात्रक। और इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक और लिए गए जो छूट गए थे, उनको इस लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे यूनिट्स ली गई वो हमारी 2 थी, जो समतलीय कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब हम इनमें से प्रत्येक के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी हमने एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों के बारे में बात करी। अब हम प्रत्येक मात्रकों को अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो पहला हमारा मात्रक होता है मूल भौतिक राशि लंबाई का मात्रक, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मीटर। मीटर लंबाई या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक है। और इसकी जो कालीन परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि शुद्ध क्रिप्टन 86 से, तो हम क्या कहते हैं, क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य यदि ली जाए तो यह कितनी तरंगें आएंगी, 1650763.73। क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य, जब इतनी तरंगदैर्घ्य ली जाए तो इन तरंगदैर्घ्यों की जो लंबाई होती है वह किसके बराबर होती है, 1 मीटर के बराबर होती है। तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी परमाणु के शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य जो कि 1650763.73 इतनी तरंगदैर्घ्य यदि ली जाए तो इन तरंगदैर्घ्यों की जो दूरी बनेगी, जो लंबाई बनेगी, वह किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी। यदि हम बाद में मीटर की एक और परिभाषा आई, उस परिभाषा के अनुसार जब प्रकाश, या हम कह सकते हैं प्रकाश द्वारा 1/299792458 सेकंड में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। 1 मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम मीटर की 2 परिभाषाएं दे सकते हैं, एक क्रिप्टन 86 वाली और दूसरी प्रकाश के द्वारा इतने सेकंड में तय की गई दूरी के द्वारा। ये दोनों परिभाषाएं ऐसी हैं कि कभी भी किसी भी स्थान पर हम इसके द्वारा 1 मीटर की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा जो आती है हमारी, वो होता है द्रव्यमान
भौतिक राशि, और इसका मात्रक होता है हमारा किलोग्राम। तो किलोग्राम को परिभाषित किया गया कि कार्बन 12 परमाणु, यदि हम कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है 6C12 और एक होता है 6C14, तो हमने 6C12 वाला लेना है। 6C12 कार्बन के 6C12 परमाणुओं के यदि इतने परमाणु लिए जाएं, 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। यानी कि 6C12 तत्व के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का यदि द्रव्यमान लें तो उन सबका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम किलोग्राम को परिभाषित कर सकते हैं। किलोग्राम की एक और परिभाषा है जो सामान्य सी परिभाषा है, उसे कहते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं। चाहे तो 6C12 परमाणुओं के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है वह भी 1 किलोग्राम होता है। इसके अलावा हम सेकंड की भी परिभाषा ले सकते हैं। यहां पर तीसरा सेकंड, जो कि समय का मात्रक है, इसका मात्रक है सेकंड। और आपने देखा होगा यही एकमात्र ऐसा मात्रक है जो सभी पद्धतियों में जिसका मान समान होता है। चाहे आप सीजीएस पद्धति लें, उसमें भी समय का मात्रक सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड होता है। और एसआई पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड ही लिया जाता है। तो 1 सेकंड की परिभाषा है, 1 सेकंड वह समय है जिसमें परमाणु घड़ी में, जिसमें 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु बार कंपन करता है। जैसे हम साधारण सी घड़ी होती है, उसमें एक पेंडुलम होता है, वो इस प्रकार से हिलता रहता है। तो उसी प्रकार से यदि हम एक परमाणु घड़ी लें और इसमें सीजियम का परमाणु कंपन करे, एक सिरे से दूसरे सिरे से दूसरे सिरे से पहले सिरे तक आए जाए, तो जब वो इतने कंपन करता है 9192631770, जिसको याद करने का आसान तरीका है 91 92 63 1770 बार जब कंपन करता है, तब हम कहते हैं जो समय हो गया उसका मान 1 सेकंड हो गया, समय अंतराल 1 सेकंड होगा। तो इस प्रकार से जो यांत्रिकी में मुख्यतः हम 3 भौतिक राशियां लेते थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय, और इनके एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में 3 मात्रक थे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इनकी हमने आज परिभाषाओं को समझा। दोस्तों, आज हमने सबसे पहले मापन के बारे में चर्चा की, फिर भौतिक राशियां क्या होती है वह समझा, फिर मूल राशियां किसे कहते हैं और उन मूल राशियों के मूल मात्रक से हमारा क्या तात्पर्य है। फिर हमने 3 पद्धतियों के बारे में चर्चा करी, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, और लास्ट में हमने देखा कि सबसे एडवांस की जो पद्धति है वो होती है हमारी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसके अंतर्गत हमने देखा उसमें 3 नहीं बल्कि 7 मूल मात्रक लिए गए और साथ में 2 पूरक मात्रक भी लिए गए। और उन 7 मूल मात्रकों में से आज हमने 3 मात्रकों के बारे में चर्चा करी है। इन मात्रकों की जहां तक परिभाषाओं की बात है, तो आप परिभाषाएं किताब से नोट कर लीजिएगा और उसको
तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में किसी एक नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। सामान्यतः ये परिभाषाएं परीक्षाओं में कम ही पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक बड़ी क्लास में आ गए, 11th क्लास में आ गए हैं, तो आप इन परिभाषाओं को अवश्य ही याद कीजिएगा, जिससे कहीं पर जब हमें इनका उपयोग करना हो तो आपको वहां पर ध्यान रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।